आज की कहानी यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, किस्मत की चाबी कब किसकी खुलेगी बोल नहीं सकते। हरिपुर गांव के अंदर एक ब्राह्मण देवता रहते थे, नाम था त्रिलोचन जी। त्रिलोचन ब्राह्मण अपनी आराधना करके, उपासना करके, यजमानों को पूजा पत्री करके खुश करता था और बदले में जो भी मिलता था उससे उनका गुजर बसेरा चलता था। ब्राह्मण को एक ही बात का दुख था कि उसे कोई संतान नहीं थी। 60 साल की उम्र हो चुकी थी, पर ब्राह्मण अब सोचने लगे कि अब संतान की कल्पना करना भी निरर्थक है। पर कहते हैं ना, कब किसका भाग्य जग जाए। ब्राह्मणी गर्भवती हुई और गर्भवती ब्राह्मणी की खबर सुनकर त्रिलोचन बड़ा खुश हुआ कि चलो बुढ़ापे में ही सही मेरे घर आंगन के अंदर किलकारियां मारने वाला कोई संतान तो आ ही जाएगा। और सचमुच में एक सुंदर कन्या का जन्म ब्राह्मणी देती है। पर कहते हैं ना, सारे सुख किसी के नसीब में नहीं होते हैं। जन्म से ही ये लड़की गूंगी थी, बोल नहीं सकती थी, सुन सकती थी, पर बुढ़ापे में प्रसव वेदना से पीड़ित होकर ब्राह्मणी कालकलवित हो गई। बच्ची को वो प्यार नहीं दे पाई जो मां का प्यार मिलना चाहिए। ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ, पर नियति को सलाम, भाग्य के आगे किसका जोर चला है। प्रभावती को अब त्रिलोचन जी मां का भी और बाप का भी प्यार देने लगे। त्रिलोचन के बाजू में ही एक लकड़हारा रहता था, उसे भी एक पुत्र रत्न की उस समय प्राप्ति हुई। उसका नाम उन्होंने रखा नंदू। लकड़हारा बड़ा दयालु स्वभाव का था, किसी के लेने में नहीं, देने में नहीं। सवेरे जंगल में चला जाता, लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर शाम को आकर अपनी घर गृहस्थी चलाता। जैसे ब्राह्मण देवता सवेरे चले जाते मंदिर के अंदर, पूजा पत्री करते, जो भी यजमान आते उनकी समस्या का समाधान कराते, किसी को पूजा करवानी हो, किसी को यज्ञ कराना हो, वो सब कुछ कराकर वापस अपने घर पर आ जाते। नन्ही गुड़िया मंदिर में भी उनके साथ ही रहती थी, क्योंकि संभालने वाला तो कोई था नहीं। उन्होंने उसका नाम प्रभा रखा। प्रभा दिखने में बड़ी सुंदर थी, अत्यंत सौंदर्यवान। धीरे धीरे नंदू और प्रभा दोनों बड़े होने लगे। बचपन के दोनों दोस्त इशारे से और अपने हाव भाव से प्रभावती इंगित करके नंदू को सब कुछ समझाती थी। अब नंदू भी उसकी भाषा समझने लग गया था। नंदू मन ही मन उसे प्रेम करता था। जैसे जैसे यौवन अवस्था की तरफ वो बढ़ने लगे तो नंदू कहता था कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। पर प्रभा कुछ भी इशारा नहीं करती। इधर त्रिलोचन के मन में यह था कि अब मैं तो बहुत कम समय तक जिंदा रहने वाला हूं, मेरे जीते जी मेरी बेटी की शादी हो जाए, विवाह हो जाए तो कितना अच्छा हो। हर एक बाप को ये चिंता रहती है। पर मेरी बेटी तो गूंगी है, इसको इसके योग्य वर कौन मिलेगा, भला कौन गूंगी को अपनाएगा। पर नंदू ने सोच लिया था कि प्रभा से मैं ही विवाह करूंगा, और वो प्रभा को इस बात का एहसास दिलाता था कि मैं तुम्हें दिलो जान से प्यार करता हूं,
पर प्रभा उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती थी और उठकर चली जाती थी। जब कभी ऐसी बात निकलती तो प्रभा उठ जाती थी। नंदू मन ही मन सोचता कि ये मेरे लिए इस तरह से क्यों बर्ताव करती है, क्या मैं इसे पसंद नहीं हूं। एक दिन नंदू को पता चला कि बसंतपुर नगरी के महाराजा आनंदपाल एक दिव्य भव्य ऐसा मंदिर बनाना चाहते हैं और वो मंदिर के सारे स्तंभ खंबे चंदन की लकड़ी से बनाना चाहते हैं, दरवाजे चंदन की लकड़ी से बनाना चाहते हैं। और बसंतपुर नगरी में चंदन मिलना मुश्किल था। तो नंदू ने सोचा क्यों नहीं मैं सुदूर जंगलों में जाकर चंदन के पेड़ काटकर उनकी लकड़ियां इकट्ठा करना अभी से शुरू करता हूं। रोज की मैं 5-10 लकड़ियां भी लाने में समर्थ हो गया तो एक दिन मैं अपनी बैलगाड़ी ले जाकर पूरी की पूरी चंदन की लकड़ियां महाराज आनंदपाल जी को दे दूंगा तो मैं तो मालो माल बन जाऊंगा। ये विचार उसके मन में जैसे ही आए उसने प्रभा से कहा कि प्रभा, बसंतपुर के महाराजा आनंदपाल इस तरह से चंदन की लकड़ियों की कामना कर रहे, उन्होंने घोषणा करवाई है जगह जगह, बहुत महंगे दाम में भी वो मेरी लकड़ियां खरीद लेंगे। तो मैं आज से ही लकड़ियां इकट्ठे करने के लिए जा रहा हूं। रोज मुझे थोड़ा विलंब हो जाएगा आने में, पर मैं सोच रहा हूं कि जब मेरे पास इतना सारा पैसा आ जाएगा तब तुम मेरे से जरूर विवाह करोगी। फिर से जब विवाह की बात निकली तो प्रभा वहां से उठ गई। अब एक दिन चंदन की लकड़ियां लेकर जब ये नंदू अपने घर पे आया तो उसे पता चला कि प्रभा के पिताजी बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं। नंदू भागा भागा आया, देखा तो वे मरणासन्न की स्थिति में थे। नंदू भाग कर गया और वैद्यराज को पकड़कर लाया। वैद्यराज जी ने भी दवाइयां दी पर कह दिया कि इनका बचना अब मुश्किल है। और जब त्रिलोचन जी ने समझ लिया कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है तो उन्होंने प्रभा को नजदीक बुलाया और कहा कि बेटा, मेरी तो इच्छा थी कि मेरे जीते जी तेरा मैं विवाह कर दूं, पर शायद मेरी ये इच्छा अब कभी नहीं पूरी होगी। पर मेरे मरने के बाद में तुम यहां से राजापुर गांव में चली जाना। वहां पर मेरा दोस्त शंखनाद रहता है, वो उच्च कोटि का तांत्रिक है, मांत्रिक है और साधक भी है। कई सिद्धियां उसने प्राप्त करके रखी है। तुम जब कहोगी कि मैं त्रिलोचन की बेटी हूं तो वो तुम्हारी समस्त समस्या का समाधान कर देगा। बस मेरी ये बात जरूर तुम मानना। इतना कहा और त्रिलोचन ने अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद ली। प्रभा बहुत रोई। अब प्रभा के आगे पीछे कोई नहीं था। एक तो उसकी जिह्वा भी कुछ बोल नहीं सकती थी, गूंगी थी। दूसरे दिन वो सामान पैक करने लगी, अपनी आवश्यक वस्तुओं को एक झोले के अंदर भरने लगी। नंदू जब शाम को आया देखा कि कहीं जाने की तैयारी कर रही है। नंदू ने इशारों में उसको पूछा तुम कहाँ जा रही? तो उसने बताया कि मैं राजापुर गांव जा रही हूँ, वहां पे मेरे पिताजी के पुराने दोस्त है, मैं अब वहीं जा रही हूँ। तो नंदू ने कहा तुम जल्दबाजी करती क्यों हो? मैं हूं ना यहाँ पर, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सकता हूं, तुम मत जाओ, मुझे तुम ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। पर इसने एक नहीं सुनी। आखिर नंदू ने कहा एक काम करो, मैं तुम्हें लेके चलता हूं राजापुर, मैं छोड़ के लगे तो वापस आ जाऊंगा। पर इस बात के लिए भी उसने इशारे से उसे मना कर दिया। नंदू को बड़ा दुख हुआ। आखिर अकेली राजापुर के लिए ये रवाना हो गई। संयोग उस समय राजापुर गांव के अंदर ऐसी महामारी फैली थी कि कोई भी गांव में नजर नहीं आ रहा था। अचानक एक दरवाजा जब प्रभा ने खुला देखा
तो थोड़ा सा धक्का मार के वो अंदर गई तो एक वृद्ध, वो भी मृत्यु शैया के ऊपर पड़ा था, लाचार था। अचानक उसके चेहरे के ऊपर रौनक आई और कहने लगा कि बेटी तुम कौन हो, कहां से आई हो, पर जो भी हो मेरे लिए तुम साक्षात देवी के रूप में यहां पर आई हो। हमारे गांव में पूरी महामारी फैली हुई है और मुझे भी लकवा हो गया है। मैं शंखनाद हूं, तांत्रिक, मुझे सभी लोग जानते हैं। तंत्र मंत्र विद्याओं का मैं अधिपति हूं। मैंने अपने चमत्कारों के द्वारा सबको चमत्कृत करके रखा, पर आज मैं खुद विवश हूं क्योंकि मैं लाचार हो गया हूं, मुझे पैरालिसिस हो गया है, लकवा हो गया है। उसे पता ही नहीं था कि मैं जिस घर के अंदर आई हूं ये तो वही है, राजापुर के शंखनाद जी, मेरे पापा के दोस्त, मेरे पिताजी के दोस्त। इसे बड़ी खुशी हुई, पर ये कुछ बोले उसके पहले ही शंखनाद ने कहा कि बेटा एक काम करो, वो जो सामने कमंडलू पड़ा है ना वो लाकर मुझे दो और उसमें से पानी मुझे पिला दो। मैं छटपटा रहा हूं, प्यास के मारे में तड़प रहा हूं। आज 12 दिन हो गए मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं है, मेरी प्यास बुझा दो उस कमंडलू के पानी से। जैसे ही प्रभा उस कमंडलू को लेकर उनके पास पहुंचती है, तब तक शंखनाद हमेशा हमेशा के लिए आंखें बंद कर देते। उनका आत्मा रूपी शंख बोलने से ही बंद हो गया था, धड़कनें बंद हो चुकी थी। इसने सोचा कि ये भी चल बसे, मैंने तो इनको बताया भी नहीं कि मैं त्रिलोचन जी की बेटी हूं और आप ही के पास आई हूं, अब मैं क्या करूं। कैसी ये विधि की विडंबना है। आखिर ये भी प्यासी थी, इसने पूरा के पूरा कमंडलू का पानी गट 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 करके पी लिया। पानी पीकर समाप्ति किया होगा, अचानक एक दुष्ट डाकू चोर उनके घर के अंदर आ गया, शंखनाद जी के। पर जैसे ही उसने प्रभा को देखा तो चिल्लाया कि सरदार जल्दी आओ, यहां पर तो इस घर के अंदर एक अत्यंत सुंदरी है। सरदार भी आ गया। सरदार ने कहा वाह, धन पैसों के साथ, क्योंकि सारे लोग महामारी के कारण से अपनी जान बचाने के लिए राजापुर को छोड़कर दूसरी नगरी में जाने के लिए भागे जा रहे थे, अपना धन माल सभी छोड़ रहे थे। उसका फायदा उठाने के लिए सारे डाकू लोग आए थे, पूरी गैंग थी इनकी, हर एक घर में जाकर आसानी से सब कुछ लूट रहे थे। जब उन्होंने प्रभा को देखा तो उसके रूप और सौंदर्य के ऊपर मोहित हो गया और सरदार ने कहा कि इसे भी ले चलो। अचानक ये चिल्लाई नहीं। दूसरे क्षण ये सोचने लगी, मैं नहीं बोली, मेरे मुंह से नहीं शब्द कैसे निकला। जरूर ये चमत्कारी उस कमंडलू का पानी का ही असर है। तुम ना बोलने वाली हमें कौन होती हो। सरदार ने उसका हाथ पकड़ लिया कसकर और घसीटने लगा। इसके मुंह से और निकला, तुम मेरे साथ इतनी क्रूरता नहीं कर सकते, मेरा हाथ छोड़ो, तुम अंधे हो जाओगे, तुम्हारे पैर टूट जाएंगे। इतना कहना ही था, चमत्कार हुआ। सरदार सचमुच में अंधा हो गया। वो चिल्लाया कि मुझे कुछ भी नहीं नजर आ रहा है, और देखा तो उसके पैर दोनों गल गए थे, चलने में असमर्थ हो गया, नीचे जमीन पे गिर गया। आसपास में जो 2-3 डाकू उसकी सहायता करने के लिए आए थे, जब उन्होंने भी प्रभा के मुंह से ये सब सुना था, उन्हें लगा कि ये जरूर कोई जादूगरनी होगी या डायन होगी। इसके मुंह से निकला कि अंधे हो गए तो अंधा हो गया, टांगे टूट जाएगी तो टांगे सचमुच में टूट गई, भागो यहां से।
अपने सरदार को वहीं पे छोड़कर सारे के सारे डाकू वहां से भाग निकले। अब ये सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, मुझे भी यहां से निकलना पड़ेगा, पर मैं अब कहां जाऊं? जहां मुझे मेरा भाग्य लेके जाएगा मैं वहां चलती हूं। और उसने अपनी वो पोटली उठाई जिसमें उसके कपड़े वगैरह थे, जाने लगी। तो ये डाकुओं का सरदार बोला कि मुझे यहां पर अकेला छोड़ के मत जाओ, अब तो मैं चल भी नहीं पा रहा हूं, मेरे साथी भी मुझे छोड़कर चले गए, मुझे आपके साथ ले चलो। इसने कहा मैं तुम्हें अपने साथ कैसे क्या ले जाऊंगी, और इतनी लंबी दूरी तय करने के लिए मेरे पास कोई यान वाहन भी नहीं है। हां, तुम यदि मेरे घोड़े बन जाओगे तो मैं तुम्हारे ऊपर बैठकर तुम्हें भी लेके चली जाऊंगी। इतना कहना ही था कि ये डाकुओं का सरदार घोड़ा बन गया। अब तो ये समझ गई कि इस कमंडलू के अंदर जो पानी था वो अभिमंत्रित था। मेरे पापा बहुत सही कह रहे थे कि शंखनाद अनेक विद्याओं का जानकार है, तंत्रों का जानकार है, मंत्रों का जानकार है, साधक है। उसने जरूर अपनी साधना से सिद्धियां प्राप्त की होंगी और इस पानी के अंदर उन्होंने उसको अभिमंत्रित करके रखा होगा। भाग्य योग से मुझे वो पानी पीने को मिल गया और मैं बोलने भी लगी, और मैं जो कुछ बोलती हूं आज की भाषा में उसे वचन सिद्धि कहते हैं। वो सही हो जाता है, जो मेरे मुंह से निकलता है वो अक्षरशः वैसा की वैसा सत्य हो जाता है। घोड़े के ऊपर बैठकर प्रभा निकल पड़ती है बसंतपुर नगरी की तरफ। बसंतपुर नगरी के पहले एक छोटा सा गांव आता है। उस गांव में भी जैसे ही वो पैर रखती है, सायंकाल का समय हो गया था, अपने घोड़े से उतरती है और भूख लगी थी तो इधर उधर देखती कोई मिल जाए खाने को, पर सबके घर के दरवाजे बंद थे। उसने सोचा ये अजीब गांव है, कोई भी दरवाजा खुला नहीं, और वो भी शाम के समय। शाम का समय तो लक्ष्मी के आने का समय होता है और लोग अपने दरवाजे बंद करके बैठे हैं। हिम्मत करके उसने एक दरवाजा खटखटाया तो एक वृद्ध ने झांक कर देखा कोई लड़की है और एक सुंदर सा घोड़ा भी है। वृद्ध ने दरवाजा खोला। कहो कौन हो तुम? उसने कहा मैं परदेसी हूं और बहुत थक गई हूं, क्या आज की रात मैं यहां पे विश्राम कर सकती हूं? आ जाओ अंदर आ जाओ। वो अंदर आई। वृद्ध ने फिर से दरवाजा बंद कर लिया कि बाबा एक बात समझ में नहीं आई, सायंकाल का समय हुआ है, अभी अंधेरा भी नहीं छाया है और लोगों ने अपने अपने घर के दरवाजे बंद करके क्यों रखे हैं? तब इसने कहा कि बेटा हमारा दुर्भाग्य है कि प्रतिदिन सूर्यास्त के पश्चात एक राक्षस आता है और उसे जो भी दिखता है, मनुष्य, स्त्री, पशु, वो उसे उठाता है और लेके जाता है। उसकी दहशत से सभी अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं और दुबक के बैठ जाते हैं। इसे बड़ा आश्चर्य होता है। मुझे बड़ा दुख है बेटा, तुम्हारा घोड़ा बाहर है, कहीं वो राक्षस तुम्हारे घोड़े को देख लेगा तो उसे उठा के ले जाएगा। आप चिंता मत करो बाबा, मेरा घोड़ा उसे मार देगा पर उसके साथ नहीं जाएगा। बेटी तुम जो बात कहती हो ना, मुझे हंसी आ रही है। अरे उस राक्षस को मारने के लिए हमारे वसंतपुर के राजा आनंद पाल ने क्या क्या नहीं किया, पर वो राक्षस अत्यंत बलवान है, तुम्हारा घोड़ा उसे कैसे मारेगा? पर भगवान करे तुम्हारी जबान सफल हो और वो सचमुच में मर जाए। पर यदि वो राक्षस मर गया तो हमारे महाराजा आनंद पाल ने घोषणा करवाई है, वे इस राक्षस को पराजित करने वाले को, मारने वाले को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देने वाले हैं। तो बाबा आप समझ लीजिए वो 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं मुझे ही मिलेगी, मेरा घोड़ा तो उसे मार देगा। खाना खाकर ये लोग सभी गहरी नींद में सो गए। पर जब सवेरे भोर हुई,
दरवाजा खोला तो देखा राक्षस मरा पड़ा था और घोड़े की दोनों टापें उसके छाती के ऊपर थी। सारा गांव इकट्ठा हो गया, राक्षस मर गया, राक्षस मर गया। ये भी उठी और कहने लगी, मैंने कहा था ना बाबा मेरा घोड़ा मार देगा। आनंद फानन में आग की तरह ये बात बसंतपुर के महाराजा आनंद पाल जी के पास भी पहुंची। आनंद पाल जी ने तुरंत अपने सेनापति को भेजा, शत्रुजीत नाम था सेनापति का, जाओ और जिसने भी मारा है उसे ससम्मान लेके आओ। पता चला कि प्रभा के घोड़े ने उसे मार दिया। शत्रुजीत बोलने लगा प्रभा को कि आपको महाराज ने याद किया है, आपको पारितोषिक दिया जाने वाला है, आपका सम्मान होगा, सत्कार होगा, आप चलो। अपने घोड़े के ऊपर बैठकर ये चलने लगी तो शत्रुजीत के मन में आया, यदि इससे मैं विवाह कर लूं तो 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं जो मिलने वाली है उसका मालिक भी मैं बन जाऊंगा और इतनी सुंदर कन्या के साथ में मेरा विवाह भी हो जाएगा। अपने मन की बात उसने रास्ते में चलते चलते प्रभा से कह सुनाई। प्रभा ने उसकी तरफ देखा और कहने लगी, तुम तो बूढ़े नजर आ रहे हो, तुम्हारे साथ मैं भला कैसे क्या विवाह कर सकती हूं। इतना कहना ही था कि शत्रुजीत सचमुच में बूढ़ा जैसा दिखने लगा। प्रभा को बड़ी हंसी आई। अब इसने भी अपने रूप की तरफ निहारा तो सोचने लगा ये क्या हो गया। ये मन ही मन डर गया। पर अब जब राजा के पास पहुंचा तो राजा ने कहा कि सेनापति तुम इतने बूढ़े बूढ़े क्यों नजर आ रहे हो, लगता है कि ये कोई तुम्हारे पिताजी है या तुम्हारा बड़ा भाई है। एक तरफ शत्रुजीत जो सेनापति था महाराज को लेके गया और कहने लगा कि महाराज ये तो कोई मायावी दिखती है, कोई जादूगरनी दिखती है। इसने मुझे कहा कि मेरा एक सपना था कि मैं किसी सेनापति के साथ में विवाह करूं और आराम से अपनी जिंदगी व्यतीत करूं। पर जब इसने मेरी तरफ देखकर कहा मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी, तुम तो बूढ़े हो, और मैं उसी समय बूढ़ा हो गया। इसने छोटी सी कहानी अलग से बनाकर महाराज आनंद पाल को सुना दी। महाराज को विश्वास नहीं हो रहा था ये क्या माजरा है। उन्होंने मंत्री को बुलावा भेजा। विचारसेन मंत्री जब महाराज के कक्ष में आए तो महाराज ने सारी हकीकत बताई, क्या करना चाहिए। विचारसेन मंत्री अत्यंत बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा महाराज इस लड़की को पहले तो 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दो जो आपने घोषणा की थी, और इसका उचित सम्मान सत्कार करके एक भव्य महल इसको रहने के लिए दीजिए। महाराज आनंद पाल को समझे नहीं, पर मंत्री हमारे सेनापति को इसने तो, महाराज आपको मेरे ऊपर विश्वास है। सेनापति को बाहर निकाला। अब मंत्री विचारसेन कहने लगे कि महाराज सुनो, सेनापति के सामने मैं कुछ नहीं बोल पाता था। ये लड़की यदि आपके अधीनस्थ रही, भरपूर इसको जो सुख सुविधाएं चाहिए दो, पर इस लड़की की वजह से आस पड़ोस के राज्यों के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इसका घोड़ा जब इतने बड़े दैत्य को, राक्षस को मार सकता है, इसके एकमात्र वचन से हमारा सेनापति बूढ़ा हो सकता है, तो जरूर इसके पास कई तरह की सिद्धियां होनी चाहिए और उसका फायदा हमें उठाना चाहिए। अब आनंद पाल राजा के समझ में आ गई कि मंत्री क्या चाहते हैं, और उन्होंने सचमुच में प्रभा के लिए एक दिव्य भव्य ऐसा सुंदर सा महल रहने के लिए दे दिया। नौकर चाकर उसके आसपास हमेशा बने रहते थे, खाने पीने की कोई कमतरता नहीं थी। अब राजसी ठाट के साथ प्रभा रहने लगी। वो अपने बचपन के दिनों को याद करती और सोचती कि कहाँ मैं गूंगी बहरी तो नहीं थी, कहाँ मैं गूंगी पैदा हुई थी और कहाँ मैं अपने गरीब
ब्राह्मण पिता के साथ में रहती थी, किस तरह से तांत्रिक के पास में पहुंची पिताजी के कहने से, और कैसे मुझे वचन सिद्धि की, पानी के घूंट पीने मात्र से सिद्धि प्राप्त हो गई। सोची जा रही थी आज मेरा भाग्य कितना अच्छा है। कतिपय दिन जब व्यतीत हो गए तो मंत्री ने, विचारसेन ने मंत्रणा कक्ष के अंदर राजा को बुलाया और कहा कि महाराज, पड़ोसी राजा जो अर्जुन सिंह है हमारे राज्य के ऊपर कभी भी आक्रमण कर सकता है, वो हमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। अब समय आ गया है प्रभा से अपने रास्ते के कांटे को निकालने का। योजना बनाई और प्रभा को मंत्रणा कक्ष में बुलाया गया। उसने कहा क्या बात है महाराज, मुझे यहां पर क्यों बुलाया गया? अब महाराज आनंदपाल कहने लगे कि बेटा, पड़ोसी राज्य का राजा अर्जुन सिंह गुप्तचरों के माध्यम से पता चला है कि वो कभी भी हमारे राज्य के ऊपर आक्रमण कर देगा। उसकी सेना हमारी प्रजा को गाजर मूली की तरह काट देगी। बस इसी बात का डर है। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूं? बेटा तुम सब कुछ कर सकती हो। तुमने यदि भगवान से प्रार्थना भी की कि अर्जुन सिंह हमारे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट जाए और ऐसा दुष्ट राजा कराल काल के गाल में समाविष्ट हो जाए, तो हमारा तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि अर्जुन सिंह राजा, जो कि पड़ोसी राज्य का अधिपति था, वो समाप्त हो जाए। दूसरे ही पल खबर आ गई गुप्तचरों के माध्यम से कि अर्जुन सिंह तो गए। अब राजा भी सहम गया, मंत्री भी सहम गया। ये तो चमत्कार है। कुछ दिनों के बाद मंत्री ने और महाराजा ने योजना बनाई और अर्जुन सिंह के राज्य के ऊपर अपना ध्वज लहरा दिया। अब लालसा जगने लगी। दक्षिण दिशा के राजा के ऊपर भी आक्रमण करना बहुत जरूरी है। वो ज्वालापुरी नगरी थी। राजा ने फिर से एक बार मंत्रणा कक्ष के अंदर प्रभा को बुलाया और कहने लगे कि अब ज्वालापुरी नगरी के अंदर ऐसा संकट आ गया है कि वहां पानी की बूंद नहीं है पीने के लिए। हमें यह संकट मिटाने के लिए इतना पानी वहां पर आए कि कम से कम 50 साल तक पानी का प्रॉब्लम ही नहीं आना चाहिए। तुम क्या कर सकती हो? अरे मैं तो पानी की तो आह्वान करूंगी तो बाढ़ आ जाएंगी वहां पर। इसके मुंह से ऐसा निकल गया, पानी ही पानी, जिधर देखो पानी ही पानी रहेगा। यही तो राजा चाहता था। और पूरा ज्वालापुर नगर पानी के अंदर ही डूब गया। ये बेखबर थी, इसे कुछ पता ही नहीं था कि इस तरह से मेरे विचारों का मिसयूज किया जा रहा है, गलत फायदा उठाया जा रहा है। इधर भी मंत्री ने और राजा ने मिलकर ज्वालापुरी नगरी के शासन को भी अपने अधीन कर लिया, राज्य को भी अपने अधीन कर लिया। अब मंत्री सोचने लगा, ये प्रभा यदि मेरी हो जाए तो मैं खुद ही यहां का अधिपति बन जाऊं। उसने अपने अधीनस्थ जो सैनिक थे उनको एक दिन इशारा किया और कहा कि इसको उठाकर, जैसे ये सोएगी पलंग से ही उसको उठाकर यहां पर लेके आ जाओ। और वैसा ही हुआ। जब प्रभा ने अपने आप को नींद खुलने के बाद दूसरी जगह देखा तो भौचक्की हो गई, कहने लगी मैं कहां हूं? तो सैनिकों ने कहा कि हम आपकी जान बचाकर यहां पर लेके आए हैं। पर किसके कहने से? कौन मुझे मार रहा था? मंत्री जी के कहने से। मंत्री आ गया और कहने लगा कि माफ करना, हमें तुम्हारी रक्षा करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ा, क्योंकि राजा स्वयं तुम्हें मारना चाहता था। मैंने
अपनी जान को जोखिम में डालकर, क्योंकि तुमने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, हमारे राज्य के ऊपर उपकार किया है, पर जब तुम्हारी ही जान पे आ गई तो मैं भला कहां सहन करने वाला था, इसलिए मैं तुम्हें यहां पे उठा कर ले आया। पर राजा मुझे क्यों मारना चाहते हैं? राजा के मन में डर बैठ गया कि तुम जो भी सोचती हो, जो भी तुम बोलती हो, वो हो जाता है। कहीं तुम्हारे दिमाग में यदि आ गया कि मैं इस बसंतपुर नगरी की रानी बन जाऊं, ये विचार आते ही तुम रानी बन गई तो राजा की रानी का क्या होगा? इसलिए उन्होंने तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए मारने की सोची थी, पर मैंने अपने गुप्तचरों से जब ये समाचार सुना तो तुम्हें उठाकर यहां पर लेके आया। ऐसी मनगढ़ंत कहानी मंत्री विचारसेन ने उसे सुना दी। तो ये कहने लगी, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि महाराजा मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं, वो भला ऐसा क्यों सोचेंगे? और मैंने कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की कि मैं यहां की रानी बनूं। पर तुम यदि ये बात सही कह रहे हो कि राजा ने ऐसा किया, हां मैं सही कह रहा हूं, तुम राजा को अपने रास्ते से ही हटा दो। राजा तुम्हारे लिए ऐसा सोच रहा है। यदि राजा सचमुच में मेरे लिए ऐसा सोच रहा है तो राजा जिस छत के नीचे सो रहा है वो छत उनके ऊपर गिर जाए, और यदि तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम इसी समय पत्थर की मूर्ति के अंदर परिणित हो जाओ। इतना बोलना ही था, मंत्री पत्थर का बन गया। अब जब उसके वफादार सैनिकों ने यह सब देख लिया, भागे भागे राजा के पास गए, क्योंकि जानते थे अब तो आफत हमारे ऊपर ही आन पड़ेगी। और राजा के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे और सारी वस्तुस्थिति बता दी। पर अब एक कीड़ा प्रभा के दिमाग में भी घुस गया कि मुझे तो अब महारानी बनना है, इस राज्य की रानी बनना है, पर अब कैसे बनूंगी? राजा ने बुलावा भेजा, मंत्री ने ऐसा क्यों किया? प्रभा ने कहा मुझे भी पता नहीं, पर उसने कहा कि आप इस तरह से मेरे बारे में सोच रहे हैं, भला मैं क्यों तुम्हारे बारे में ऐसा सोचूं? पर महाराज, उसके मन में अब जो आ गया था कि मुझे महारानी बनना है, बोलने लगी, मंत्री ने एक कीड़ा मेरे दिमाग में डाल दिया है, मुझे तो अब बसंतपुर की महारानी बनना ही है। पर बेटा, तुम्हारी उम्र मेरी उम्र कहां है? यह कैसे संभव है? आपके लिए नहीं, मैं तो आपको भी अपना पिता तुल्य ही समझती हूं, पर आप मेरे लिए कुछ तो कर सकते हो ना। आपके साथ विवाह करना तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोचती। अब राजा आनंदपाल कहने लगा कि बेटा, मेरे दो बेटे थे। एक बेटा शिकार करने के लिए जब जंगल में गया तो शेर के शिकार के लिए गया था, पर उसे शेर ने ही चीर फाड़ कर रख दिया। और छोटा बेटा मेरा एक बीमारी से ग्रसित होकर हमेशा हमेशा के लिए कराल काल के अंदर, गाल के अंदर समाविष्ट हो गया। और जो तुम देख रही हो वो 8 साल का, वो मेरे भाई का बेटा है, पर वो तो बहुत छोटा है, उसके साथ में भी तुम्हारा विवाह करना असंभव है। हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक कर सकता हूं। कल सवेरे जो भी हमारे राजभवन में सबसे पहले आएगा नवयुवक तुम्हारी उम्र का, उसके साथ में तुम्हारा विवाह मैं धूमधाम से कर दूंगा। उसने कहा ठीक है। अब इधर क्या होता है, नंदू बहुत सारी चंदन की लकड़ियों को अपने गाड़ी के अंदर लाद कर निकल पड़ता है बसंतपुर के लिए। और सवेरे सवेरे ही राजमहल के दरवाजे के ऊपर आकर उसकी गाड़ी रुक जाती है। अचानक जब वो सबसे पहले प्रभा को देखता है, क्योंकि प्रभा भी उतर ही रही थी नीचे, उसके मुंह से निकलता है, अरे प्रभा तुम? प्रभा भी कहती है नंदू तुम? पर तुम बोल रही हो? हां। प्रभा ने सब कुछ कहानी उसे सुना दी। इतने में राजा जी भी आ गए और कहने लगे प्रभा
देखो तुम्हारे नसीब में अभी ये है। और उसकी चंदन की खुशबू, आह। राजा ने कहा जितना चंदन है उतनी स्वर्ण मुद्राएं तोलकर इसे दे दी जाए, और ये तो अब हमारा जमाई है, क्योंकि राजा प्रभा को बेटी मानता था। पर रानी ने जब ये सब कुछ सुना कि ये तो एक अत्यंत मायाविनी लगती है, इसके वचनों के अंदर क्या जादू है, जो बोलती हो जाता है, ये आगे जाके हमारा सर्वनाश कर देगी। उसने राजा के कान भरे, पर राजा ने कहा नहीं, मैं उसे अपनी बेटी के जैसा मानता हूं, उसके बारे में तुम गलत मत सोचो। पर रानी मानने को तैयार नहीं थी। आखिर रानी ने मंत्रणा करके खाने के अंदर जहर मिला दिया। इस बीच इनकी शादी राजा ने बड़े धूमधाम से कर दी थी। अब स्वर्ग जैसा सुख उसे वहां पे मिल रहा था। अब नंदू ने कहा कि हमें चलना चाहिए, मुझे भी मेरे पिताजी वगैरह की याद आ रही है। तो ये जाने के लिए निकल ही वाले थे, तो राजा ने कहा कि नहीं, आज तुम्हारा यहां पर अंतिम दिन है, यहां से तुम विदा हो रहे, तो हम साथ में ही खाना खाएंगे, मतलब राजा, रानी और ये दोनों। प्रभा ने कहा ठीक है। खाने में रानी ने जहर मिला दिया था इन दोनों के, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और जैसे ही इन्होंने खाना खाया, नंदू को चक्कर से आने लगे, प्रभा भी असहज होने लगी। नंदू ने कहा, खाना खाने के पश्चात राजा ने सोच लिया कि मेरी रानी की वजह से आज ये प्रभा चली जाएगी, और सचमुच में जा ही सकती थी। इतने में जब राजा रानी चले गए तो नंदू कहने लगा कि मुझे ऐसा आज तक नहीं हुआ, पर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे खाने में कुछ ना कुछ मिलाया गया है, और अब बस हमारा अंतिम समय नजदीक है। प्रभा ने भी सोचा, हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। नंदू कहता था, कहां तुम इस चक्कर में पड़ी, तुम्हारी इसी कहानियों की वजह से, तुम्हारी इन्हीं वचन सिद्धि की वजह से आज वापस हम किस हालत में आ गए, मरने की दशा में हमें मिल गए। हमने तो सांसारिक सुखों का उपभोग किया भी नहीं, इससे तो अच्छा था तुम गूंगी रहती और मैं अपनी अपनी लकड़ियां काट कर लाता और हमारी घर गृहस्थी अच्छे से चलती। नंदू तुम सच कह रहे हो, मैं यदि गूंगी भी रही तो चलेगा, पर मैं अब तुम्हारा साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगी। इतना कहना ही था कि फिर से वो गूंगी बन गई और साधारण वेशभूषा में आ गई। ये भी नंदू जैसा पहले था लकड़हारे का बेटा वैसा हो गया, और वो वहां से विदा हो गए। एक स्वप्न की तरह ये सब कुछ हो गया। नंदू कहने लगा, मैं सपना देख रहा हूं क्या? इसकी तो वाचा फिर से बंद हो गई थी। दोस्तों, किस्मत की चाबी कब खुलेगी और कब बंद हो जाएगी कोई नहीं जानता है। जैसे पहले थे वैसे ही हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरी इस YouTube चैनल को कहानियां यदि सचमुच में आपको अच्छी लगती है और कहानी किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, ऐसी ही अलग अलग कहानियां सुनने की इच्छा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।